अरे बाकी कॉन्सेप्ट समझो पहले, बात मत करो, सुन लो फिर देखो। ये कहाँ देखा होता है हमने, ये होता है शैक्षिक भ्रमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंत कोइराली का मानस खंड अल्मोड़ा विज्ञान भवन में सभी छात्रों के साथ आज इस शैक्षिक भ्रमण में विज्ञान के चमत्कार दिखाने के लिए साथ में शिक्षक और हमारी ये बस आती हुई। मानस खंड अलग अलग, वो डिपेंड इस पर करता है कि कौन सा तार कितना मोटा है। ठीक है, ये कोन है, इसका जो गुरुत्व केंद्र है यानी कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इस डंडे के ठीक बीच में है। ठीक है, इसके अंदर है ना। अभी मैं देखूंगा कि ये डंडा जो है ये हाथ से कितना दूर है, एक बार डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो लगभग इतना दूर है, इतना दूर है। अभी मैं इसको नीचे लेगा, ठीक है, अब ये दूरी बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, इतनी दूरी और बढ़ती है। ठीक है, तो जब इसको क्या कर रहे हो, जब आप यहाँ नीचे लेके आ रहे हो तो इसका गुरुत्व केंद्र जो है वो जमीन के ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका गुरुत्व केंद्र क्या है, जमीन के नज़दीक है। तो जहाँ पे इसका गुरुत्व केंद्र, जहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के नज़दीक होगी, ये अपने आप वहीं को जाने लगेगा। तो हो क्या रहा है, जब आप इसको नीचे ला रहे हो तो यहाँ पे ये पतला है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके ऊपर उठ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जमीन से ज़्यादा ऊपर आ गया। अच्छा। और यहाँ पे क्या है, देखो ये चौड़ा है। ठीक है, तो ये उसके अंदर चले तो ये जो कोन है ये यहाँ पे ऊपर से ऐसे नीचे को ही जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है नीचे से। चलो, फॉल्स विब्रम टैक्टाइल इल्यूजन कहते हैं इसको। और करके देखो, है ना, करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि प्लेन सरफेस क्या करना, ऐसे दोनों हाथ ऐसे। अच्छा करो बच्चों, तुम भी करके देखो तभी तो पता चलेगा। जब आप बटन दबाते हो तो नीचे कॉपर वायर लगे हुए हैं। ठीक है, तो कॉपर वायर में करंट फ्लो होगा। करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा कॉपर वायर के चारों तरफ, है ना। अब जैसे क्या होगा, मैग्नेटिक जैसी वो डिस्क मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाएगी तो मैग्नेटिक जो डिस्क है उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं फैराडे का नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे ही आप बटन दबाते हो तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो एक रॉड से दूसरी रॉड में इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या होता है जब, ठीक है, है ना, अब ऊपर कैसे बढ़ रही है वो समझते हैं। तो जैसे ही आप बटन दबा जाके हम सब जानते हैं कि आयरन क्या होता है, एक फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक यानी परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मतलब इसके जो डाइपोल होते हैं, इसके छोटे छोटे जो मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक डायरेक्शन की तरफ होते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करता है आयरन, है ना। लेकिन जब आप आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हो तो ये जो छोटे छोटे डाइपोल जो एक डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, इनकी डायरेक्शन बदल जाएगी और लोहे का जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होगा, वीक पड़ जाएगा। तो यही वही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, जब आप लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हो तो क्या हो रहा है, चुंबक से चिपकना बंद हो जा रहा है। ठीक है, और जिस तापमान पे चुंबक से चिपकना बंद हो रहा है उसी को क्यूरी बिंदु कहते हैं। ठीक है, और लोहे का क्यूरी बिंदु होता है 760 या 770 डिग्री। ठीक है, और जैसे ही वो आपका लोहे की स्प्रिंग ठंडी हो जा रही है तो क्या हो रहा है, वो दोबारा उससे चिपक जा रहा है। ठीक है, चलिए में तो इसमें क्या होता है, जब आप पीछे से जाते हो, यहाँ से सर बाहर निकालते हो तो ऐसा लगता है कि सर क्या आपका शरीर से अलग हो गया है ना। नीचे क्या शीशे लगे हैं जिसमें आपको दीवार का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, मिरर्स लगे हैं, तो आपकी बॉडी दिखाई नहीं देगी, तो आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि आपका सर अलग हो गया। ठीक है, शरीर से। तो एक जना चले जाओ, जाओ अंदर जाओ। अरे अलग नहीं होना उसमें, अंदर जाओ, पीछे से पीछे होना कुछ नहीं, पीछे जाओ, कोई भी जाओ। अरे बाकी कहाँ गई? हाँ, आओ जरा दूसरा टेबल लास्ट में जाना है, बाद में जाके फोटो खिंचाएंगे। देखिए सर शरीर कहाँ गया? सर हेलो जादू। एक बॉल उठाऊंगा
ठीक है। तो आप देखोगे क्या होगा कि एक ही बॉल वहाँ से जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2 बॉल को लिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो वहाँ से 2 बॉल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। आप 3 करोगे तो 3 जाएंगी, ठीक है। तो जितनी बॉल आप यहाँ से उठा रहे हो ना, तो उतनी बॉल वहाँ से जाती है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जब आप इस बॉल को उठा रहे हो ना, तो क्या हो रहा है कि ये वाली बॉल जो है ये अपना मोमेंटम इसको दे रही है, ठीक है। इसको फिर वो इसमें जा रहा है इलास्टिक कोलिजन के थ्रू, है ना, फिर इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, आखिरी बॉल में जा रहा है। आगे कोई बॉल नहीं है तो ये क्या मूव कर लेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, जितना ये वाली बॉल हिल रही है ना, उतना ही वाली बॉल भी हिल रही है, ठीक है। तो देखो मास बराबर है और टकराने से पहले, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बराबर है। तो यानी कि जो पूरा सिस्टम है उसका समय क्या संरक्षित है, यानी कि उसका मोमेंटम जो है पूरा कंजर्व है, ठीक है। तो यही आपका क्या न्यूटन का तीसरा नियम है कि जितनी आपकी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया, जितना आपका एक्शन होगा उतना ही आपको वहाँ से रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसको न्यूटन फ्रीडम कहते हैं। चलिए, इसमें बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स इसमें छोटे दिखाई देते हैं, ये होता नहीं, समझ रहे हैं? आपका कहाँ शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाला, ठीक है, जो बड़े दिखाई देते हैं। ये कहाँ मिलता है हमें, जो आपका गाड़ी का रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखते हैं थोड़ा छोटा दिखाई देता है, ठीक है। इसमें आप अपना फोकस पॉइंट छोटा बड़ा अगर पीछे आओगे तो एक जगह पे कहाँ पे आपको उल्टे भी दिखाई देगा, सीधे भी, ठीक है। जो इमेज बनेगी उल्टी और सीधी, तो वो क्या होगा, इस शीशे का फोकल पॉइंट होगा, ठीक है, पीछे जाके फोकस, वहाँ पे फोकस फोकस देखो, फोकस यही है देख लो जहाँ मेरे पाँव चिपके हुए हैं, देख रहे हो वहाँ पे सामने, इसी को फोकस दूरी कहेंगे। जितना बड़ा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी दूर होगी। आप तैरती रहेगी, है ना, ऐसा नहीं कि हवा आ रही है तो बॉल उड़ जा रही है, बॉल क्या है, तैरती रही है। आप इसको समझते हैं, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जब नीचे से तेज स्पीड में बॉल आ रही है तो क्या कर रही है, बॉल के चारों तरफ का जो दबाव है वो कम कर दे रही है, ठीक है। तेज स्पीड में हवा आई, बॉल के चारों तरफ का दबाव कम हो गया, ठीक है। अब क्या आसपास का जो दबाव है, जो प्रेशर है वो ज़्यादा है ना, तो जहाँ पे कम दबाव वाला क्षेत्र है वो उस तरफ को जाने लगेगा, है ना। तो चारों तरफ से जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की तरफ आएगा और बॉल को पकड़े रखेगा, ठीक है। अब ये किस पे काम करता है, ये बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। तो बर्नौली ने क्या कहा था कि अगर कोई भी फ्लूइड किसी सिस्टम में फ्लो हो रहा है ना, एयर, वाटर, कुछ भी, तो उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब आप नीचे से हवा की स्पीड बहुत तेज कर दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे रहे हो, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही है, तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, है ना। इसलिए बॉल के चारों तरफ का प्रेशर क्या है, कम हो जाएगा, और आसपास का जो प्रेशर है क्या बहुत ज़्यादा है, तो वो बॉल की तरफ आ रहा है और बॉल क्या उड़ते रहेगी, ठीक है, जब तक नीचे से हवा आती रहती है। तो ये चीज़ आप कहाँ देखते हो, जो विमान होते हैं, जो एयरप्लेन होते हैं, वो भी ऐसे ही उड़ते हैं। तो जब प्लेन टेक ऑफ लेता है ना, तो उसका जो पंख होता है, उसका विंग होता है, उसके नीचे क्या होता है, प्रेशर हाई होता है ना, और पंखे के ऊपर प्रेशर जो होता है लो होता है ना। तो वो क्या करता है, उसको टेक ऑफ करने में हेल्प करता है, इससे आपका विमान जो है टेक ऑफ में वो भी इससे काम करता है। चलिए अभी देखिएगा बॉल नीचे को आएगी, लेकिन इसमें क्या है, बॉल एक ही जगह, बहुत लिखी जगह, स्प्रिंग है केवल स्प्रिंग जो है वो घूम रहा है, ठीक है। तो जब स्प्रिंग अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, सुई की दिशा में, तो बॉल क्या ऊपर को जाते हुए लग रही है। फिर आपका स्प्रिंग जो है सुई की आपकी विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बॉल जो नीचे आती है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन है ना, तो इसमें क्या है कि अगर आप अंदर स्प्रिंग में बैठोगे ना तो आपको बॉल एक ही जगह लगेगी, क्योंकि फिर आप उसी मोशन के फ्रेम में हो। अभी आप यहाँ बाहर से देख रहे हो ना, तब आपको बॉल को ऊपर जाते हुए, जैसे गाड़ी में होता है, गाड़ी में होता है, बिल्कुल, है ना। बगल वाली गाड़ी चलती है तो लगता है कि आप भी चल रहे हो, ऐसा लगता है। ठीक है। अब इसके ये जो तीनों लिक्विड है, इनका जो घनत्व है, इनकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो जिस लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो जिस लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो क्या हो रहा है, सबसे नीचे आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे जैसे पानी, तेल और पानी होता है ना, तेल क्या होता है, ऊपर तैरते रहता है, पानी नीचे रहता है, तो वही सेम चीज़ है। तो जितनी बार मिलाओगे तो नहीं मिलेंगे आपस में, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, जब आप ये सीधी रेखाओं को घुमाते हो तो अतिपरवलय है, यानी कि हाइपरबोलॉइड बन जाता है। अच्छा, ये पूरा ढंग से बन नहीं रहा है, पूरा ही बन जाता है, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो रही है इसमें, दोबारा डिस्क घुमाने पर ये फिर से सीधी रेखाओं में बदल जाता है। इसमें यही पंखा चलता है और उसमें लाइट जलती होती है, ठीक है। वो लाइट क्या होती है, लगातार कॉन्स्टेंटली ऐसे झपझप करती रहती है, ठीक है। अब इसमें कभी पंखा रुकता नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि पंखा रुका हुआ है ना। अब पंखा रुका हुआ इसलिए लगता है, देखो यहाँ पे नीचे डायल लगा हुआ है ना, ये डायल क्या करता है, इसमें आप उंगली फंसा के ऐसे
इससे आप जो लाइट झपझप हो रही है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बदलते हो, आपको कितनी बार झपझप करेगी वो आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे आप अभी देखो आप बटन दबा रहे हो तो फैन चल रहा है ना, फैन पे लाइट जल रही है, झपझप कर रही है, ठीक है। इसमें यहाँ रुक गया होगा, तो लग रहा होगा कि पंखा क्या है बहुत धीमे धीमे घूम रहा है, रुक गया है, हाँ। फिर से घूमता हुआ लग रहा होगा, है ना। हाँ तो देखो आप क्या कर रहे हो, लाइट जो झपझप कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है ना। अगर सपोज करो कि अगर 1 सेकंड में लाइट 60 बार से झपझप कर रही है, ठीक है, हाँ और पंखा भी 1 सेकंड में 60 बार घूम रहा है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर है ना, एक जैसी है। तो ब्रेन को क्या लगेगा कि पंखा रुका हुआ है, सेम इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वैगन व्हील इफेक्ट, है ना। वैगन व्हील यानी कि आप गाड़ी में दिखता है आपको ऐसा, है ना। पंखा को आपको कभी कहीं आगे जाते हुए दिखता है, कभी पीछे जाते हुए, शानदार आप है। देखोगे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो ये वाली साइड का स्क्वायर और ये वाली साइड का स्क्वायर जोड़ोगे तो ये वाली कर्ण side का के वर्ग square जो के होता है ना, बराबर लंब और होगा। आधार के वर्ग के बराबर होता है, अब यही देखो है। एक ये वाला स्क्वायर है और एक ये आपका ये वाला स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल यानी कि इन दोनों का एरिया जोड़ दूंगा तो वो इसके बराबर आएगा, आता है ना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यही है कौन तो सा। जितना ऊपर लिक्विड होगा वो भर जाएगा इसमें, ठीक है। अब इस वाले को देखो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा, नहीं लगे, इन दोनों का एरिया जो है इसके बराबर नहीं नहीं होगा, हो सकता। तो ये जो लिक्विड है इसमें आ ही नहीं पाएगा। समझ गए पाइथागोरस प्रमेय, इसीलिए बोलते हैं कर्ण का वर्ग क्या। इसमें क्या है कि ये जो लकड़ी का एक गोल सा बना रखा है, तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बना है। इसका जब रिफ्लेक्शन वो आप एक सामने जो शीशा रखा हुआ है, जैसे सिलेंड्रिकल मिरर रखा हुआ है, उसमें जब देखोगे तो आपको तब समझ में आएगा कि गिरगिट है, ठीक है। उसके जो हाथ हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है, उसके पैर दिखाई देंगे, उसकी पीठ में जो कांटे हैं वो दिखाई, उस तरफ ध्यान रखना, ठीक है, पीछे से दिखाई देंगे, है ना। उसकी आँखें जो है आपको वो रिफ्लेक्शन में उसमें सामने दिखाई देंगी, ठीक है। इसी रिफ्लेक्शन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या था फिर? परावर्तन बता रहा है ना, परावर्तन के कारण ऐसा होता है। देखो पूरा लेटा है जबकि, अच्छा, फिर बॉल जब मूव करने लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। कहाँ गया? खुद है। अच्छा अब इसमें क्या है कि बॉल सीधे से नहीं रहेगी और जैसे चलना छोटा हो जाएगा तो वो नीचे पड़ जाएगी, एक बार अब इसमें बॉल गोल गोल चल रही है, रेडियस है वो आर, जैसे जैसे आर छोटा होते जाएगा वैसे वैसे आपकी वी स्क्वायर जो है वेलोसिटी क्या है बढ़ती जाएगी। इसलिए जैसे जैसे छल्ला छोटा होते जा रहा है वैसे वैसे बॉल भी तेजी से घूमने लगेगी। ये F1 F2, ठीक है। अब इस शेप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये वाले फोकस से है ना कोई भी चीज़ें चले, ठीक है, यहाँ से है ना, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगी, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो दूसरे फोकस से निकलती है, ठीक है। ऐसा होता ही होता है इस शेप में, ठीक है। तो इसको आप कैसे देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप इस स्ट्राइकर को या ये वाले को किसी को भी दीवार पे कहीं पे भी मारोगे तो वो क्या करेगा कि दूसरे वाले स्ट्राइकर को लगता है, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, कहीं से ही मारो, कहीं से मारो तो वो फोकस से ही निकलेगा, ठीक है। दूसरे ऐसा कभी वाले होगा ही नहीं। है ना, दूसरे वाले फोकस से ही निकलेगा, थोड़ा जोर से मारना पड़ेगा। कैरम खेल रहे हैं। कहीं भी मारो उसको ही टकराए, कैरम वाले शौकीन मारो जरा जोर से। कहीं भी मारो, ऐसा होगा ही नहीं टकराए ना, कहीं भी मारो। ये बिजली के इंफ्रारेड हाथ, ठीक है, इसमें क्या अलग अलग ट्यूब है, हर ट्यूब के बीच में क्या है इंफ्रारेड लाइट है, हर ट्यूब के बीच में, ठीक है। हर ट्यूब के बीच में एक इंफ्रारेड लाइट है। अब क्या है, हर ट्यूब के नीचे क्या है सेंसर है, तो जैसे ही आप इंफ्रारेड लाइट को हाथ से ब्लॉक कर देते हो ना, तो नीचे जो सेंसर है उसको पता चल जाता है कि आपने नीचे इंफ्रारेड लाइट को रोक रखा है, तो क्या करेगा, म्यूजिक प्ले करेगा, ठीक है। और हर ट्यूब में एक सुर फिट कर देंगे, ठीक है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, हर एक ट्यूब में एक सुर है, जिससे आप क्या कर रहे हो, म्यूजिक बजा रहे हो। ये और एक शीशा नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो
दो शीशे ऐसे पैरेलल में रखे हुए हैं, है ना। सुन लो जब भी दो शीशे पैरेलल में रखे होते हैं तो क्या करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यानी कि अनंत इमेजेस एक ही रिफ्लेक्शन को बार बार जहाँ तक लाइट जा रही है वहाँ तक रिफ्लेक्शन को बनाते रहेंगे। तो ये जो ऊपर ईंट की दीवार ऊपर दिख रही है वही ईंट की दीवार बार बार दिख रही है जहाँ तक लाइट जा रही है। तो रिफ्लेक्शन के कारण वो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। अब क्या है उसका कारण क्या है, देखिए नीचे क्या है, हवा भरी है, इसमें हवा है। अब वो हवा क्या है ऊपर को आ रही है, तो पानी को क्या हो रहा है, नहीं गिरने दे रही है ना। पानी क्या है बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है क्योंकि हवा क्या है उसका रास्ता रोक रही है। अब हम इसको घुमाएंगे, अभी घुमाएंगे, थोड़ा सा रुकना तो भंवर बनेगा इसमें। ऊपर देखो, ऊपर देखो। बन गया। और तेज होने लगा। ठीक है, देखो अब भंवर बन गया, ठीक है। पानी क्या हो रहा है, तेजी से नीचे से आ रहा है, ठीक है। पानी की जो स्पीड है फ्लो की बहुत बढ़ गई है। अब आप देखोगे ये जो भंवर है इसमें क्या छेद है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर और नीचे तक पूरा छेद है। तो नीचे की जो हवा है उस छेद से ऊपर आ जा रही है ना। तो उसके लिए पानी के लिए रास्ता खुल गया पूरा, तो पानी क्या है बहुत तेज़ नीचे आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे तो जहाँ पे ये बहुत पतला है वहाँ पे पानी बहुत तेज़ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे पानी पतला है तो वहाँ पे क्या स्पीड बहुत तेज़ होगी क्योंकि उसको अपना जो कोणीय संवेग है यानी कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसको संरक्षित करना है, यानी कि वो कंजर्व करेगी। तो ये पानी का कम होगा वहाँ पे, क्या वहाँ पे पानी की स्पीड बहुत तेज़ होगी और पानी जो है आपके बाहर की तरफ को आ रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है ना। अब देखो इसके बीच में क्या है, छेद है, मैंने बताया। तो ये सेम चीज़ जैसे नदी में भंवर होता है तो भंवर क्या करता है अपनी तरफ खींचता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अंदर की तरफ खींचता है ना। तो जब वो अंदर खींचेगा तो बीच में क्या छेद है, तो अंदर खींचने के बाद क्या है आप नीचे चले जाओगे, नीचे खोखला है और नीचे मैंने क्या बताया पानी की स्पीड बहुत तेज़ है ना। तो क्या होगा कि वहाँ पानी की तेज़ स्पीड होने की वजह से आप उसमें फंस जाओगे, है ना। उसमें फंस अभी ये है कि पानी इसमें कहाँ से आ रहा है, पानी का सोर्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ से पानी बह रहा है, आपके नल का मुँह है, वहाँ से लेकर वो जो नीचे बेसिन रखा हुआ है इसके बीच में अंदर कांच की एक ट्यूब है मोटी सी, ठीक है। ध्यान से देखना आपको लगेगा कांच की ट्यूब है। अब ये कांच की ट्यूब जो है नीचे तक जाती है, इसकी भी नीचे जाती है और नीचे इसकी मैं बाल्टी रखी है, बाल्टी में मोटर लगा रखी है, पानी भर रखा है। इस ट्यूब को हमने मोटर से कनेक्ट कर दिया नीचे। मोटर क्या करेगी, बाल्टी का पानी इसके अंदर भेजेगी ट्यूब वाले, ठीक है। पानी जो और ऊपर जाती है और क्या पोटेंशियल एनर्जी होती जाएगी। कहाँ पर जा रही है भाई बॉल? अरे वहाँ से आगे बढ़ो। बॉलिंग की सब अलग अलग रास्ते से गई। अब इसमें इसका कारण क्या है, पीछे लीवर लगे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे जॉइंट है। तो ये लीवर क्या करते हैं, बॉल की डायरेक्शन बदल देते हैं। तो बॉल कभी लेफ्ट से जाती है कभी राइट से जाती है और बॉल में एनर्जी बदलती रहती है। तो मैंने बताया था बॉल काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है जब वो स्पीड में होती है। अब बॉल में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब बॉल की कुछ एनर्जी क्या है जो साउंड के फॉर्म में निकलती है, कुछ आपकी क्या है हीट के फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन होता है, तो कुछ हीट के फॉर्म में रिलीज होती है ना। फाइनली जब बॉल नीचे आ जाती है, यानी कि उसमें क्या अपनी एनर्जी पूरी क्रॉस करती है, तो वो नीचे पूरी यहाँ पे आ जाएगी ना। तो वो जो एनर्जी है क्या है, वो ऐसा ही डिस्ट्रॉय नहीं हुई है ना, क्या यूनिवर्स में निकल गई वो एनर्जी, है ना। तो इसमें आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझते हो ना कि आप एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। क्या है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, ठीक है। हर जो रास्ते हैं वो अलग अलग उसको रास्ते को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है वहाँ पे। तो नीला वाला है उसको कर्व साइन बोला है ना, सबके नाम लिखे हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं हर बात में और किस प्रकार कंट्रीज है जो आज भी पारंपरिक चिकित्सा का इस्तेमाल करती है, जिसमें से एक हमारा भारत भी है। भारत कहाँ पे है?
तो भारत है और भी बहुत सारी कंट्रीज है, रशियन कंट्रीज है, यूरोप है, आपको ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपकी आज भी पारंपरिक चिकित्सा का इस्तेमाल करती है। हर जगह के अपने अलग अलग नाम है। जैसे अगर आप इंडिया में आयुर्वेद है ना, उसी तरीके से जापान में आप जाओगे तो वहाँ पे है गैको मेडिसिन, ठीक है। आप अगर कोरिया में जाओगे तो वहाँ पे है ससेन मेडिसिन, चाइना में जाओगे तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो हर जगह के अपने अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अब इधर होम्योपैथी का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में, ठीक है। ऐसे ही यूनानी में आजकल जो कप थेरेपी चल रही है, बॉडी बिल्डर्स या एथलीट आप लोग देख रहे होंगे कप लगा रहे हैं, तो वो कप थेरेपी, वो थेरेपी कहाँ से आई है? ग्रीक से आई है, ठीक है। ऐसी ही एक सोवा रिक्वा थेरेपी होती है आयुर्वेद की तरह, ये आपकी तिब्बत से आई है, ठीक है। योगा कहाँ का है? योगा भारत का है, ठीक है। आयुर्वेद भी हमारे भारत का है और सिद्धा भी हमारा दक्षिण भारत का है, ठीक है। अब हमारे बैठते तो हमें उल्टी होती है, बहुत सारे लोगों को होती होगी, है ना। आप लोगों के मम्मी लोगों को भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठते ही क्या होता है? मोशन सिकनेस होती है। तो वो कौन कंट्रोल करता है? गति से जुड़ी हुई हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वात। अगर आपके शरीर में वात बढ़ेगा तो कौन कौन से आपके शरीर के भाग में, हिस्सों में प्रॉब्लम होने लग जाएगी? आपकी स्किन में प्रॉब्लम होगी, हेयर में प्रॉब्लम होगी, हेड में प्रॉब्लम होगी, पेट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, थाई में प्रॉब्लम होगी, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी। तो ये सब समस्याओं को कौन कंट्रोल करता है? ये सारे बॉडी ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है? वात, ठीक है। अब अगर आपका पित्त बढ़ेगा, पित्त क्या करता है? जो आप खाना खाते हो उसके पाचन का कार्य, उपपाचन का, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, वो सब कौन कंट्रोल करता है? पित्त। अगर आपके शरीर के अंदर पित्त बढ़ेगा तो आपको किन किन शरीर से जुड़ी हुई समस्याओं से को झेलना पड़ सकता है वो दिखाया। जैसे आंखें कमजोर हो सकती हैं आपकी, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं, पसीना बहुत हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, डाइजेशन से जुड़ा हुआ इश्यू हो सकता है। तो ये सब आपको पित्त कंट्रोल करता है। ऐसे ही अगर आपका कफ बढ़ेगा, कफ का क्या काम होता है? आपके शरीर के जो ऑर्गन्स है वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपका हार्ट सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, लीवर कर रहा है नहीं कर रहा है, लंग्स कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपका कफ बढ़ेगा तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो इस एग्जिबिट में बताया गया, ठीक है। टंग में छाले हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेन में अच्छा दो अलग अलग जगह होती है, ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है। तो व्हाइट मैटर जो वाला जो एरिया है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इमोशनल हो सकते हो, ब्रेन से जुड़ी हुई कई सारी बैलेंसिंग की इश्यू हो सकते हैं। मतलब ब्रेन हमारे क्या कंट्रोल करता है? बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपका साइनस से जुड़ा हुआ इश्यू हो सकता है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है, जो शरीर की क्या प्रकृति है वो आप इस सिस्टम में आके पता कर सकते हो। तो कोई भी एक बच्चा आगे आ जाओ। इसके अलावा नस्य में देखो दवाई डाली जा रही है पूरे नाक, नेजल रूट के थ्रू, नाक के थ्रू आपकी पूरी दवाई डाली जा रही है। और ये है आपका रक्त मोक्षम। ये क्या है? जॉग से भी लीच थेरेपी होती है। लीच थेरेपी में क्या होता है? लीच आपके शरीर के ऊपर रखी जाती है और ये आपका खून चूसती है। तो इससे क्या होता है? हमारे, आपको पता होगा, आप 9th 10th क्लास में हो ना, हमारे जो थूक होता है, सलाइवा होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसी तरीके से जो लीच होती है उसके सलाइवा में भी एक एंजाइम होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती है। आपको पता होगा प्लांट्स की, एनिमल्स की अलग अलग स्पीशीज़ आती है, अलग अलग टाइप की होती है प्लांट्स और एनिमल्स ना। एक ही प्लांट अलग, रोज़ की आपने अलग अलग स्पीशीज़ होगी, रोज़ की, मैंगो की आपने अलग अलग स्पीशीज़ देखी होगी ना। अलग अलग आम आते हैं ना, लगड़ा आम, चौसा आम, ऐसी लीचेस की भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है। तो एक अलग स्पीशीज़ होती है जो इस थेरेपी के लिए यूज़ करी जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बहुत सारे हृदय रोग ऐसे होते हैं जिसमें क्लॉट बन जाता है हमारे शरीर के अंदर, उसका क्लॉटिंग हटाने के लिए एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जो इसका सलाइवा होता है। तो इससे क्या होता है? हमारा रक्त का संचालन होता है। इस तरीके से नए नए हम घर में बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सब क्या है हमें पता नहीं है क्या क्या फ़ायदे हैं। हल्दी के देखो क्या क्या फ़ायदे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं? दूध में हल्दी मिला के पीते हैं। तो ये सब घरेलू नुस्खे हैं और इन्हीं को पारंपरिक चिकित्सा कहा जाता है। कौन सी दवाई शरीर के लिए इस्तेमाल के लिए फायदेमंद है? आप हरण में आगे के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, हरण और बहेड़ा कहाँ के लिए फायदेमंद है? पेट के लिए। अर्जुन और भूगुल कहाँ के लिए फायदेमंद है? हार्ट के लिए। ईसबगोल और इरंडा कहाँ के लिए फायदेमंद है? लार्ज इंटेस्टाइन। कुटकी और आंवला कहाँ के लिए फायदेमंद है? लीवर के लिए। और ब्राह्मी और शलपुष्पी कहाँ के लिए फायदेमंद है? ब्रेन के लिए। अलग अलग वर्ब्स दिखे कहते हैं, कपिंग थेरेपी कहा जाता है। ये अलग अलग तरीके से होती है, ड्राई और वेट कपिंग, ठीक है, दो तरीके से। ये देखो अलग अलग साइज के कप आपकी बॉडी में रखे जाते हैं। अगर आपकी बॉडी के किसी पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी आपका मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आपको कहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो थेरेपी है इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। या फिर आपका अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो वो उससे ठीक होती है। गंदा खून भी निकलता है, टॉक्सिक ब्लड रिमूव करने के लिए भी ये थेरेपी यूज़ करी जाती है। देखो अलग अलग साइज़ के कप हैं, आप देखोगे तो ये आपको बहुत अलग अलग साइज़ के कप दिखेंगे। तो जिस भी बॉडी पार्ट में आपको ये थेरेपी करानी है उस साइज़ का कप आपको चूज़ करना है, ठीक है। और ये पंप है, देखो इससे प्रेशर दिया जाता है तो आपके शरीर में वैक्यूम जनरेट होता है जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई बढ़ता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये एक यूनानी मेथड है,
इसके अलावा सिद्धा मेथड है जो साउथ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग मालिश अलग अलग तरीके से, जितनी भी मसल, अगर मसल में कहीं पे स्वेलिंग हो रही है या मसल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसके लिए सिद्धा सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे बर्मन हो गया, थोकुनम हो गया। इसमें देखो आपको यहाँ पर सिंपल मसाज करी जा रही है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर दे रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, 108 वर्मन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जिस भी एरिया में हमारे पेन है, अगर बैक में पेन है तो बैक का जो वर्मन पॉइंट होगा वहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है। अगर लेग में पेन है तो हमारे अपर उसमें पेन है, अगर अपर लेग में, तो जो उसके वर्मन पॉइंट्स होंगे वहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा और इससे हमें रिलीफ कराया जाता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है बेसिकली साउथ में ही यूज़ किया जाता है, कि नॉर्थ में यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा होम्योपैथी भी एक मेथड है, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने ये दवाई खाई भी होगी, छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद गोलियाँ होती है ना। तो ये क्या है, होम्योपैथी है। होम्योपैथी का क्या प्रिंसिपल है, जैसे आप लोग प्याज काटा है आप में से किसी ने, तो प्याज काटने से आंसू आते हैं ना आप, तो होम्योपैथी के डॉक्टर क्या करते हैं, उसी प्याज की छोटी सी ड्रॉप से दवाई बना देते हैं। मतलब कि जो चीज़ हमें बीमार करती है, जैसे एक दवाई आती है क्यूनिन, ठीक है, वो क्या करती है, मलेरिया की होती है। तो एक ये जो सैमुअल हैनमैन थे, इनको फादर कहा जाता है होम्योपैथी का। तो ये एक एलोपैथिक डॉक्टर है। एलोपैथिक क्या होता है पता है, जैसे आजकल आप पैरासीटामोल और ये दवाइयाँ खाते हो ना, तो ये भी इसी तरीके की दवाइयाँ बनाते थे। तो इन्होंने एक दिन ऐसी एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने वो जो क्विनीन की जो एक लकड़ी थी उसको ऐसे चबाया, तो इनको हल्का फुल्का बुखार आने लग गया, मलेरिया वाले सिम्टम आने लग गए। तो इन्होंने क्या किया, फिर उसी क्विनीन की छोटी सी ड्रॉप से होम्योपैथी की दवाई बना दी और जो दूसरा बंदा जिसको मलेरिया हो रहा था वो उससे ठीक हो गया। इसी तरीके से मलेरिया जो है वो काम करता है। जो चीज़ आपको बीमार कर रही है, अगर क्विनीन खा के आपको मलेरिया हो रहा है तो उसी की छोटी सी लकड़ी से वो क्या बना देते हैं, होम्योपैथी की दवाई बना देते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है इनके हिसाब से ऑटोमेटिकली हील करती है, लेकिन वो पूरा नहीं खाना होता है, वो दवाई के लिए बहुत छोटी सी ड्रॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा शरीर ऑटोमेटिकली काम करे उस बीमारी के अगेंस्ट, ठीक है। क्या है, तुलसी की फैमिली क्या है, आयुर्वेद में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यूनानी में किस चीज़ के लिए यूज़ है, सिद्धा में किस चीज़ के लिए यूज़ है। तो अलग अलग इसके जो फायदे हैं अलग अलग सिस्टम में, वो आपको दिखाएगा, ठीक है। हम जैसे शंख पुष्पी किस काम आते हैं, ये बटन हमने दबाया तो वहाँ खुला दिमाग, ये लाइट जल रही है, ये शंख पुष्पी का। दूसरा दवाया ये क्या है, ये फुटकी, एरंड किस काम आता है, जैसे एरंड छोटी आदमी के काम आता है, देखो बढ़िया। जैसे गूगल सीने हार्ट के लिए काम आता है, बहेड़ा पेट के लिए काम आता है, छोटी आँत के लिए काम आता है। ये भरंगी क्या है, वारंगी और वसा, ये लंग्स के लिए काम आता है। खाली डिस्प्ले के लिए लगाई गई है। आपने फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड डलता है वो देखा है, तो ये चिप्स भी उतनी छोटी है, आप पास से देखो कितनी बड़ी दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे 3 किताबें हैं जो आयुर्वेद की किताबें रखी गई हैं, जिनमें सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय शास्त्र, ठीक है। इसमें क्या है, सर्जरी के बारे में, बीमारी के बारे में, सर्जरी कैसे करते हैं। सुश्रुत कौन थे, उन्होंने पहली बार जो भारत में सर्जरी हुई थी वो इन्होंने ही करी थी, ठीक है। ऐसी जो दवाई इनको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है और चरक को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है। तो ये अलग अलग आयुर्वेद की किताबें रखी गई हैं। इसके बाद आप लोग नीचे तारामंडल के लिए चले जाइए। आराम से ये तारामंडल, बच्चों आराम से जाओ, हाँ गिरना मत। तारामंडल की गुफा से निकल, कितना शानदार बना रखा है। चलो ये है गुफा, तारामंडल की गुफा है रे मित्रों। ये तारामंडल की गुफा से निकलते वैज्ञानिक हैं? ये है फिर DNA। देखो मैं तुम सबकी वीडियो बना रहा हूँ, मेरी कोई नहीं बना रहा। सारे
गया हम मुझसे पूछिए। अब तुम ही अकेला चलिए बढ़िए। और कुछ बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, 10 बच्चे। करते हैं बर्फ़ की मतलब बर्फ़ में कार्बन की मात्रा पता करते हैं। पूरा सैंपल रखा हुआ है कुछ इस प्रकार का। सबसे अभी तक सबसे लंबा हमारा 3 किलोमीटर तक का है। तो सर ये डाटा बता रहा है कि कितने साल पहले कार्बन इतना था इसमें 271 था। अभी जब हम आगे करते जाते हैं तो लेटेस्ट डाटा 271 था हमारा। अभी 1 साल पहले का जो डाटा है हमारा वहाँ पे कार्बन हो गया 4। घर का लगाओ लगाओ बच्चों लगाओ। इसमें तो हेलीकॉप्टर की यात्रा हो रही है। लगाओ यहाँ को देखो वर्षा, यहाँ को देखो वर्षा मेरी तरफ। हाँ घूमो, चलो नीचे देखो। अब धरती में देखो गोल गोल चक्कर होगा, उसमें खड़े हो जाओ। बैटरियों में लगता है ना। लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li है और परमाणु क्रमांक 3 है। यह एक नरम चांदी के रंग की क्षार युक्त धातु होती है। मानक परिस्थिति में यह सबसे कम घन वाली धातु और सबसे कम घन वाला ठोस तत्व होता है। सभी क्षारीय धातु की तरह लिथियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होती है और इसे निर्वात, निष्क्रिय वातावरण या शुद्ध मिट्टी के तेल या खनिज तेल जैसे निष्क्रिय तरल में संग्रहित किया जाना चाहिए। यह धात्विक आभा प्रदर्शित करती है। यह हवा में शीघ्रता से घुलकर होकर पहले हल्के सिल्वर, ग्रे और फिर काले धूमिल रंग में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है बल्कि मुख्य रूप से पैग्मीफेटिक खनिजों के रूप में पाई जाती है। ग्रेफाइट कार्बन तत्व का क्रिस्टली रूप है। इसमें ग्राफीन की खड़ी परतें होती हैं। ग्रेफाइट प्राकृतिक होता है और मानक परिस्थितियों में कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है। पेंसिल स्नेहक इलेक्ट्रोड का उपयोग के लिए सिंथेटिक और प्राकृतिक ग्रेफाइट के बड़े पैमाने पर 1989 में 300 किलोटन वर्ष खपत की जाती है। उच्च दबाव और तापमान में यह हीरे में परिवर्तित हो जाता है। यह गर्मी और बिजली दोनों का एक अच्छा लेकिन उत्कृष्ट नहीं संवाहक है। रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक CO और परमाणु क्रमांक 27 है, परमाणु संख्या 27 है। निकिल की तरफ होगा 3 प्राकृतिक ऊर्जा पिंडों लोहे की मिश्र धातुओं में पाए जाने वाले छोटे भंडारों को बचाने के लिए पृथ्वी की सतह पर केवल रासायनिक रूप से संयुक्त रूप में पाया जाता है। यह गलने वाली धातुओं से निर्मित एक स्वतंत्र तत्व कठोर चमकदार चांदी की धातु होती है। यहाँ से
कील वाली चेयर है, देखो कील वाली चेयर। इस कील है इसमें, देखिए सब ये कील है, बड़े बड़े नुकीले कील हैं देखिए। लेकिन एक साथ इसमें बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा मित्रों। देखो बैठो बैठो बच्चा, बैठो। ये बच्चा बैठ गया, देखो ये कुछ नहीं हो रहा है इसमें। देखो उछल के भी बैठेंगे। टूर कैसा लगा?